हेलो, वेलकम यू ऑल टू अवबाउ। आज हम तीन चीज सीखेंगे। एक है लीनियर रिग्रेशन। लीनियर रिग्रेशन को हम कभी कभी लीस्ट स्क्वायर मेथड भी बोलते हैं। लीस्ट स्क्वायर मेथड। नेक्स्ट वी विल लर्न अबाउट कोरिलेशन कोएफिशिएंट। ये टर्म सुनने में जितना टफ लग रहा है, एक्चुअल मैटर उतना टफ है नहीं। और 3 नंबर है कोवेरियंस। सो पहले तो इन सब चीजों का हमें स्टैटिस्टिक्स में जरूरत पड़ता है, लेकिन इनका जरूरत कहाँ पे पड़ता है और कैसे। सबसे यूजफुल एग्जाम्पल जिनके साथ आप रिलेट कर पाओगे, दैट इज आप कभी ना कभी ग्राफ प्लॉट किए होंगे रिगार्डिंग एनी डेटा। ग्राफ हम कैसे प्लॉट करते हैं? मोस्टली 2 डायमेंशनल ग्राफ हम एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस पे प्लॉट करते हैं, जहां पे वाई एक्सिस पे सपोज अपने एब्जॉर्बेंस डेटा पुट कर रहे हो और एक्स एक्सिस में है सैंपल का कंसेंट्रेशन, या तो फिर एक्स एक्सिस में आप टाइम पुट कर रहे हैं और उसके साथ साथ करेस्पॉन्डिंग वाई एक्सिस में आप वेलोसिटी पुट करते जा रहे हैं। तो आपके पास पहले तो कुछ पॉइंट आएगा, हर एक एक्स वैल्यू के लिए आपको एक वाई वैल्यू मिलेगा। तो अगर आपने टोटल n नंबर ऑफ एक्स वैल्यू लिए हो तो आपके पास टोटल n नंबर ऑफ वाई वैल्यू भी रहेगा। एंड दोज डेटा पॉइंट्स आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे? आप हर एक एक्सपेरिमेंट के लिए वो डेटा पॉइंट्स को ऐसे सजाते जाओगे जो भी आपका आएगा। एंड इन रियल लाइफ एक्सपेरिमेंट्स ये डेटा पॉइंट कभी भी सेम लाइन पे नहीं आता है। मतलब आपको कभी ऐसा नहीं मिलेगा कि ऐसे लीनियर एक ऐसा डेटा आ गया तो आपको स्ट्रेट लाइन बनाने में आसानी हो गया। नहीं, ऐसा कभी नहीं होता है। आपके पास रेदर स्कैटर्ड डेटा आते हैं, लाइक दिस डेटा सेट। अब अगर आपको एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पे ड्रॉ करने के लिए कहा जाए तो आप ऐसे भी कर सकते हो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ, या फिर ऐसे भी कर सकते हो, कोई ऐसा कर सकता है। सो देयर इज नो पर्टिकुलर रूल दैट विच स्ट्रेट लाइन इज टोटली परफेक्ट और नियर परफेक्शन, एंड दैट्स वेयर टू गेट इट परफेक्ट स्टैटिस्टिक्स कम्स इन पिक्चर। स्टैटिस्टिक्स का लीनियर प्रोग्रेशन रूल या तो फिर लीस्ट स्क्वायर मेथड रूल यहीं पे काम आता है स्ट्रेट लाइन को परफेक्ट बनाने के लिए। अब अच्छे से समझते हैं कि वो कैसे होगा। जैसे फॉर दिस पर्टिकुलर ग्राफ मैंने कुछ डेटा पॉइंट्स लिया है और उसके बीच में जो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया गया है, हमें जज करना पड़ेगा कि वेदर दैट स्ट्रेट लाइन इज परफेक्ट और नॉट। अब आपको पता होगा हर एक स्ट्रेट लाइन का एक फॉर्मूला होता है। स्ट्रेट लाइन को हम रिप्रेजेंट करते हैं y इक्वल्स टू mx प्लस c इस फॉर्मूला से, जहां पे y क्या है? y है y एक्सिस में हर एक डेटा पॉइंट का जो वैल्यू दैट इज कॉल्ड y। m है स्लोप, m को हम बोलते हैं स्लोप। स्लोप मतलब कोई भी स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल जनरेट करता है दैट इज कॉल्ड स्लोप। x क्या है? एक्स एक्सिस में जितना भी डेटा पॉइंट्स है उनका वैल्यू इन एक्स एक्सिस। एंड लास्टली व्हाट इज c? c इज कॉल्ड इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट का मतलब स्ट्रेट लाइन y एक्सिस को जिस पर्टिकुलर पॉइंट में काटा है, जीरो से उसका लेंथ कितना है, दिस इज कॉल्ड c या इंटरसेप्ट। अब हमारे पास जितना डेटा पॉइंट है उन डेटा पॉइंट में से एक पर्टिकुलर पॉइंट लेते हैं। सपोज इस डेटा पॉइंट को हमने चूज किया और इस डेटा पॉइंट के रिगार्डिंग एक्स एंड वाई का वैल्यू कितना होगा, उसके लिए हमें ऐसे एक डॉटेड लाइन खींचना पड़ेगा जो कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों एक्सिस को एक पर्टिकुलर पॉइंट में इंटरसेक्ट करे। जैसे कि इसके रिगार्डिंग फॉर पर्टिकुलर दिस पॉइंट एक्स एक्सिस में जो वैल्यू है उसको मैं मान लेता हूं एक्स आई, और वाई एक्सिस को इसने जहां पे इंटरसेप्ट किया है उसको मैं एज्यूम करता हूं वाई आई। अब अगर ये डेटा पॉइंट बाहर ना होके इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर ही होता तो कहां पे होता? तो एग्जैक्टली इस डेटा पॉइंट को हमें इस जगह पे देखने को मिलता। इन दिस पर्टिकुलर प्लेस ये डेटा पॉइंट को रहना चाहिए था अगर ये स्ट्रेट लाइन में होता तो फॉर दैट वर्चुअल डेटा पॉइंट x और y का वैल्यू क्या होगा? x का वैल्यू सेम होगा xi, लेकिन y का वैल्यू डिफरेंट होगा। हम एज्यूम करते हैं YL। L क्यों? लाइन के ऊपर ये डेटा पॉइंट है इसलिए हमने यहाँ पे YL नाम दिया। तो डेविएशन कितना हुआ? हमारे पास डेटा पॉइंट जहां पे रहना चाहिए था और जहां पे है, इन दोनों में जो डेविएशन है, इस डेविएशन को हम रिप्रेजेंट करेंगे बाय द डिफरेंस ऑफ yi माइनस YL। yi कौन सा है? आप इस पिक्चर को गौर से देखो, मैं इस डेटा पॉइंट को अलग से दिखाता हूं। ये पर्टिकुलर डेटा पॉइंट जो लाइन के बाहर एग्जिस्ट करता है उसके रिगार्डिंग y का वैल्यू कितना है? यहाँ पे yi मतलब ये जो लेंथ है, दिस लेंथ इज कॉल्ड yi। एंड व्हाट अबाउट YL है जो एक्चुअल डेटा पॉइंट y एक्सिस को जहां पे इंटरसेप्ट किया उसका लेंथ।
सो YL इज दिस पर्टिकुलर लेंथ। तो YL एंड YI के बीच में कितना गैप है? बीच में एग्जैक्टली इतना गैप है एंड दिस गैप इज रिप्रेजेंटेड बाय YI माइनस YL। इसको हम बोलते हैं डेविएशन या फिर कभी कभार हम इसको रेसिड्यू भी बोलते हैं। अब इससे हमें क्या लेना देना? अकॉर्डिंग टू स्टैटिस्टिक्स सम ऑफ, ये लाइन आप लिख लो, मैं फिर बताता हूं, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डेविएशन, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डेविएशन शुड बी मिनिमम। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है? अब इस लाइन को वापस गौर से देखो, मैं थोड़ा आसपास का एरिया इरेज कर देता हूं। हम पर्टिकुलरली इस डेटा पॉइंट का रेसिड्यू या डेविएशन निकाले थे, कितना निकला था? ये पर्टिकुलर लाइन। अब ऐसे हर एक डेटा पॉइंट का एक रेसिड्यू या डेविएशन होगा। तो अगर हर एक पर्टिकुलर पॉइंट का मैं रेसिड्यू ड्रॉ करता हूं तो वो कुछ इस तरीके से आएगा। एक्चुअल पॉइंट का y वैल्यू कितना है और अगर वो स्ट्रेट लाइन में रहता तो उसका y वैल्यू कितना आता, इन दोनों का जो डिफरेंस है दैट इज कॉल्ड डेविएशन। तो अकॉर्डिंग टू लीस्ट स्क्वायर मेथड, ये जो मैंने डेविएशन ड्रॉ किया है, हर एक डेविएशन को अगर हम स्क्वायर कर दे और उसके बाद उसको सम कर दे, मतलब हमारे पास टोटल यहाँ पे डेटा पॉइंट कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 डेटा पॉइंट है और हर एक के लिए आपको एक डेविएशन मिलेगा बाय दिस फॉर्मूला। सो हर एक डेविएशन को अगर हम ऐसे करके स्क्वायर करके ऐड करते जाए अप टू D10 स्क्वायर, तो हमारा जो वैल्यू आएगा उस वैल्यू को हम बोलेंगे एस वैल्यू या लीस्ट स्क्वायर मेथड वैल्यू। और ये हमारा आना चाहिए मिनिमम, इसका वैल्यू होना चाहिए मिनिमम। तब जाके हम बोलेंगे कि स्टैटिस्टिकली दिस लाइन इज परफेक्ट या फिर नियर परफेक्शन। अगर इसके जगह और कोई लाइन हम ड्रॉ करते तो उसका ये जो एस वैल्यू है, लीस्ट स्क्वायर मेथड वैल्यू, वो वैल्यू मिनिमम नहीं होता। सो दैट वुड बी नॉट अ परफेक्ट स्ट्रेट लाइन। तो नीचे मैंने जो ये लाइन लिखा है, इस लाइन को बोलते हैं लीनियर रिग्रेशन रूल या फिर लीस्ट स्क्वायर मेथड। अब इसका फॉर्मूला आपको डिराइव करना होगा। फॉर्मूला कैसे आता है? डेविएशन वाला फॉर्मूला तो आपने समझ लिया होगा। डेविएशन मतलब डेटा पॉइंट का एक्चुअल y वैल्यू क्या है माइनस डेटा पॉइंट अगर स्ट्रेट लाइन के ऊपर रहता तो उसका एक्चुअल y वैल्यू कितना होता, दैट इज डेविएशन। तो इस डेविएशन को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? बाय यूजिंग द स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या है? y इक्वल्स टू mx प्लस c। नाउ स्ट्रेट लाइन के ऊपर जो डेटा पॉइंट है उसके लिए ये इक्वेशन कैसे हम लिखेंगे? YL इक्वल्स टू mxi प्लस c। i क्यों हुआ? यहाँ पे YL है तो फिर यहाँ पे xi क्यों हुआ, xl क्यों नहीं हुआ? क्योंकि अगर आप इस ग्राफ को फॉलो करोगे तो आप देखना कि जो एक्चुअल डेटा पॉइंट है और डेटा पॉइंट को जहां पे रहना चाहिए, ये दोनों एक्स एक्सिस को एग्जैक्टली सेम जगह पे कट करता है। सो दोनों के लिए x का वैल्यू होगा xi। सो दिस इज अ स्ट्रेट लाइन इक्वेशन यू विल नीड इन फ्यूचर। नाउ डेविएशन का फॉर्मूला क्या है? डेविएशन का फॉर्मूला है yi माइनस YL। अब हम YL के जगह क्या लिखेंगे? yi को yi रहने देंगे, YL के जगह हम इसको पुट कर देंगे, दैट इज mxi प्लस c। सो दिस इज योर डेविएशन फॉर्मूला। और लीस्ट स्क्वायर मेथड का स्टेटमेंट क्या है? स्टेटमेंट है कि आपका जो भी डेविएशन है, जितना भी आपके पास डेविएशन है, उसका आप स्क्वायर करते चलो और स्क्वायर करने के बाद आप उसको सम कर दो, आप उसको सम कर दो और वो सम का वैल्यू आना चाहिए मिनिमम। सो इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं समेशन ऑफ डी स्क्वायर, जहां पे डी को हम रिप्रेजेंट करेंगे बाई डी आई और आई रन करता है 1 से, अगर टोटल नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स n है तो n तक। सो दिस कैन बी रिप्रेजेंटेड फर्दर बाई yi माइनस mxi प्लस c ब्रैकेट क्लोज, इस टोटल चीज का स्क्वायर एंड समेशन ऑफ दैट स्क्वायर। हमने जस्ट d का ये जो वैल्यू है उसको यहाँ पे पुट कर दिया और स्क्वायर कर दिया, बस। तो ये आ गया हमारा लीस्ट स्क्वायर मेथड का फॉर्मूला वैल्यू। अब अकॉर्डिंग टू रूल s क्या होना चाहिए? s होना चाहिए मिनिमम। नाउ अकॉर्डिंग टू कैलकुलस रूल, अगर कोई पैरामीटर के वैल्यू को हम बोल रहे हैं कि ये मिनिमम वैल्यू है, तो सच में अगर ये मिनिमम वैल्यू होगा तो उसका जो डिफरेंशियल है दैट इज ds, वो 0 होना चाहिए। तो यहाँ पे भी हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा इसको। एक बार हम m के रेस्पेक्ट में, m मतलब जो स्लोप है दैट इज m के रेस्पेक्ट में डिराइव करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे और 0 लाएंगे। एंड इन सेकेंड केस हम s को डिफरेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू c।
दैट इज विथ रेस्पेक्ट टू द इंटरसेप्ट। तो यहाँ पे भी 0 आना चाहिए। और ये करने के बाद हमारे पास एक m का वैल्यू आएगा और एक c का वैल्यू आएगा। m का वैल्यू कितना आएगा ये आप नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। समेशन ऑफ xi माइनस x बार ब्रैकेट इनटू समेशन ऑफ yi माइनस y बार ब्रैकेट क्लोज। और नीचे क्या है, नीचे समेशन ऑफ xi माइनस x बार इसका स्क्वायर। इस इक्वेशन में x बार कौन सा है, इन दिस इक्वेशन x बार इज मीन वैल्यू और एवरेज वैल्यू ऑफ x। जितने भी x है उसका मीन या एवरेज वैल्यू। इसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, समेशन ऑफ xi डिवाइडेड बाई n, मतलब जितना नंबर ऑफ डेटा पॉइंट है। वैसे इक्वेशन में जो y बार यूज किया गया है दैट इज ऑल्सो एवरेज ऑफ y, तो इसको भी हम लिख सकते हैं yi डिवाइडेड बाई डेटा पॉइंट्स। और c वैल्यू क्या आएगा, c कुछ नहीं, बस आपको ये लिखना है कि y बार माइनस m इंटू एक्स बार। m का वैल्यू तो आपको यहां से मिल ही जाएगा और y बार मतलब y का एवरेज, x बार मतलब x का एवरेज। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कोरिलेशन कोएफिशिएंट। कोरिलेशन कोएफिशिएंट ये क्या डिनोट करता है, ये डिनोट करता है व्हाट इज द कोरिलेशन बिटवीन टू डेटा पॉइंट्स। दो डेटा पॉइंट्स के बीच में जो रिलेशन है, सपोज x एंड y। अब x एंड y के बीच में कोई डायरेक्ट रिलेशन या फॉर्मूला नहीं है, लेकिन फिर भी x y के ऊपर डिपेंड करता है एंड वाइस वर्सा y x के ऊपर डिपेंड करता है। अब वो कैसे डिपेंड करता है, दैट विल कोरिलेशन कोएफिशिएंट विल टेल अस दैट। कोरिलेशन कोएफिशिएंट का बहुत सारा फॉर्मूला है, बट जो सबसे पॉपुलर फॉर्मूला है दैट इज पियर्सन कोरिलेशन कोएफिशिएंट। अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, कोरिलेशन कोएफिशिएंट which is represented by r can be written as summation of xi yi minus n into x bar y bar divided by xi square इसका समेशन माइनस n इंटू एक्स बार इसका स्क्वायर, n का स्क्वायर नहीं x बार का स्क्वायर सिर्फ, और इसके साथ हमें मल्टीप्लाई करना होगा समेशन ऑफ y के साथ भी सेम ट्रीटमेंट, yi स्क्वायर का समेशन माइनस n इंटू वाई बार का जो स्क्वायर है वो, तो इसको भी हम ब्रैकेट में रखेंगे और इन दोनों का मल्टीप्लाई करने के बाद हमें इसको रूट ओवर करना पड़ेगा। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ r दैट इज कोरिलेशन कोएफिशिएंट। आपको इस लेक्चर में बस 4 फॉर्मूला याद रखना है और उन 4 फॉर्मूला में से ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, तो आप प्लीज इसको याद कीजिएगा क्योंकि कोई भी एग्जाम में ये आ सकता है, खास करके जीएसआई के मेंस एग्जाम में और पेटेंट एग्जामिनर के मेंस एग्जाम में। अब ये r वैल्यू मेनली क्या डिनोट करता है, दिस r वैल्यू डिनोट्स कि x के साथ y का रिलेशन, मतलब दो डाटा के बीच में जो रिलेशन है वो पॉजिटिव रिलेशन है या फिर नेगेटिव रिलेशन है। अगर r का वैल्यू पॉजिटिव में आता है दैट मीन्स रिलेशन इज पॉजिटिव, मतलब अगर x बढ़ेगा तो y भी बढ़ेगा। सेम प्रोपोर्शन में, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, लेकिन x अगर इंक्रीज होगा साथ में y भी इंक्रीज होगा कोई ना कोई प्रोपोर्शन में। लेकिन अगर r का वैल्यू नेगेटिव होता है, r का वैल्यू अगर नेगेटिव होता है उसका मतलब अगर x बढ़ रहा है तो उसके साथ y घटेगा। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन सा है कि r का वैल्यू अगर 0 है, अगर r कभी 0 आ जाता है कोरिलेशन कोएफिशिएंट का वैल्यू, दैट मीन्स देयर इज नो डिपेंडेंसी ऑन ईच अदर, मतलब ना तो x y के ऊपर डिपेंड करता है ना तो y x के ऊपर डिपेंड करता है। अब r का मैक्सिमम वैल्यू कितना आ सकता है, r max कैन बी +1, और r का मिनिमम वैल्यू कितना आ सकता है, r minimum कैन बी -1। सो r का रेंज कितना हुआ, r कैन बी फ्रॉम -1 टू +1। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कोरिलेशन कोएफिशिएंट का रेंज है। इसके बाद जब मैं कोवेरिएंस में जाऊंगा तो कोरिलेशन कोएफिशिएंट के साथ उसका कंपैरिजन में ये वाला पॉइंट काम में आएगा। और ये r का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, कोई इंस्ट्रूमेंट के कैलिब्रेशन करने के वक्त कैलिब्रेशन का तरीका वही है कि हम कुछ इनपुट देंगे और उसके आउटपुट रिगार्डिंग हमें बहुत सारा डेटा पॉइंट्स मिलेगा, और उन डेटा पॉइंट्स के बीच में से हमको ऐसा एक लाइन ड्रॉ करना है, मतलब हमको नहीं इंस्ट्रूमेंट को, जो कि परफेक्ट हो, और उसके लिए r वैल्यू शुड बी, r का आइडियल वैल्यू होना चाहिए +1। मोर कंजर्वेटिव मेजर, ये लाइन आप लिख लो, मोर कंजर्वेटिव मेजर मतलब और ज्यादा परफेक्ट अगर हम करने की कोशिश करें तो हमें r नहीं चाहिए होगा, हमें r² चाहिए होगा। सो मोर कंजर्वेटिव मेजर ऑफ कोरिलेशन ऑफ टू डेटा पॉइंट्स
is expressed by r square. This is very important line. और इस r square को हम किस नाम से जानते हैं? r क्या है? मैं और एक बार लिख देता हूं. r है correlation coefficient. correlation coefficient. बट r square क्या है? r square is known as coefficient of determination. coefficient of determination. And this is practically used by every instrument in the world. आप कोई भी इंस्ट्रूमेंट में डेटा लोगे तो वहां पे आपको प्लॉट के पास आर स्क्वायर ऐसा एक वैल्यू दिखाई देगा, विच इज नथिंग बट कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन. कहीं पे स्मॉल आर आपको दिखाई देगा, कहीं पे आपको कैपिटल आर दिखाई देगा, बट दोनों का मतलब सेम है. और आर स्क्वायर का आइडियल वैल्यू क्या होना चाहिए? आइडियल वैल्यू 1 होना चाहिए, बट एक्सेप्टेड वैल्यू है एनीथिंग विथ 0.999. ये आपका एक्सेप्टेड वैल्यू है, मतलब आपका कैलिब्रेशन बहुत सही हुआ है. अब आखिरी में हमारे पास बस एक ही पॉइंट बचता है आज पढ़ाने के लिए, दैट इज कोवेरिएंस. कोवेरिएंस इज नथिंग बट कोरिलेशन. पर्टिकुलर एक्स एंड वाई दो डेटा पॉइंट के बीच में एग्जैक्टली कैसा रिलेशन है वो नहीं मिलता है, रेदर हाउ द टू डेटा पॉइंट्स. ये भी आप लिख सकते हो, क्योंकि कभी कभार कोवेरिएंस वर्सेस कोरिलेशन कोएफिशिएंट, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है कि कोवेरिएंस एंड कोरिलेशन कोएफिशिएंट इन दोनों का डिफरेंस क्या है, क्योंकि दोनों ही डिक्टेट करता है कि एक्स एंड वाई दो डेटा पॉइंट्स एक दूसरे के ऊपर कैसे डिपेंडेंट है. डिफरेंस यहीं पे है कि हाउ द टू डेटा पॉइंट्स डिपेंड्स ऑन ईच अदर, डिपेंड्स ऑन ईच अदर is described by correlation coefficient, that is R. But the extent of dependency, extent of dependency मतलब किस हद तक डिपेंड करेगा y x के ऊपर या फिर x y के ऊपर, that is dictated or described by COV, that is covariance. So covariance only एक्सटेंट को बताता है, लेकिन कोरिलेशन कोएफिशिएंट एग्जैक्टली कैसे दो डेटा पॉइंट एक दूसरे के वैल्यू के साथ चेंज होता रहता है उसको डिस्क्राइब करता है. दैट इज द डिफरेंस. और एक डिफरेंस क्या है? और एक डिफरेंस है कि कोरिलेशन कोएफिशिएंट का वैल्यू मिनिमम हो सकता है -1 एंड मैक्सिमम हो सकता है +1. यहाँ पे भी मैंने दिखाया था बीच में. अच्छा, यहाँ पे थोड़ा उल्टा हो गया था, यहाँ पे +1 यहाँ पे होगा और यहाँ पे प्लस नहीं होगा, यहाँ पे माइनस होगा. लेकिन इन केस ऑफ कोवेरिएंस, इन केस ऑफ कोवेरिएंस ये प्लस इंफिनिटी से माइनस इंफिनिटी तक पूरा रेंज में रह सकता है, इसका कोई पर्टिकुलर लिमिट नहीं है. और थर्ड डिफरेंस क्या है? थर्ड डिफरेंस इज कोरिलेशन कोएफिशिएंट, इसका कोई यूनिट नहीं है, दिस इज यूनिटलेस. लेकिन कोवेरिएंस दिस हैज यूनिट. अब कोवेरिएंस को हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे? बाय अ फॉर्मूला. ऑब्वियसली वो फॉर्मूला होगा समेशन ऑफ xi माइनस x बार इंटू yi माइनस y बार डिवाइडेड बाई n माइनस 1. और ये कब होगा? जब सैंपल साइज छोटा है, when we are talking about a small number of sample size. But in case of population, मतलब large number of sample size अगर है, that is called population. In that case ऊपर का तो सेम रहेगा लेकिन नीचे होगा only n. अब आप गौर से नोटिस करना कि इस पूरे लेक्चर में आपको बस 4 फॉर्मूलाज याद रखना है. एक फॉर्मूला है ये कोवेरिएंस वाला फॉर्मूला, दूसरा फॉर्मूला है R वाला फॉर्मूला, ये जो R वाला फॉर्मूला है ये आपको ध्यान में रखना है. तीसरा और चौथा फॉर्मूला कौन सा है? M एंड C वाला. M मतलब स्लोप और C मतलब इंटरसेप्ट. सो दिस इज द थर्ड फॉर्मूला एंड दिस इज द फोर्थ फॉर्मूला. यू हैव टू रिमेंबर. बस ये 4 फॉर्मूला आपको याद रखना है. मैं अभी आपको एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देता हूँ. क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव है, मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ. आपको बस डेटा पॉइंट दे रहा हूँ. मैं xi वाला 5 डेटा पॉइंट दूंगा और उसके रिगार्डिंग y का भी 5 डेटा पॉइंट दूंगा. आप नोट कर लो. xi का है 0.000, देन 0.100, 0.200, 0.400 एंड आखिर में 0.800. y का वैल्यू रिगार्डिंग कितना कितना है? 0.0, देन 5.8, देन 12.2, देन 22.3, देन 43.3. अब यहाँ पे आपको 2 चीज पूछा गया है. क्वेश्चन नंबर 1 कि व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन? व्हाट विल बी द इक्वेशन of straight line. And second question is
व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ आर स्क्वायर, दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन, इसका वैल्यू कितना होगा। तो आप कैसे सॉल्व करोगे? सबसे पहले आप एम या स्लोप का फॉर्मूला लिखो। एम या स्लोप, इसका फॉर्मूला क्या है? समेशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार इंटू वाई आई माइनस वाई बार डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार इसका होल स्क्वायर। अब डेटा पॉइंट्स को देख के मुझे बताओ एक्स बार यानी कि एक्सिस का जितने भी वैल्यू है उसका एवरेज कितना होगा। तो आपको ये 5 वैल्यूज ऐड करके 5 से डिवाइड करना होगा, तो आपको आना चाहिए 0.3। वैसे ही y का एवरेज वैल्यू आपका आना चाहिए 16.72। अब xi माइनस एक्स बार, इसका मतलब क्या है? xi माइनस एक्स बार इंटू yi माइनस वाई बार, इसका समेशन, इसका मतलब ये है कि x1 माइनस एक्स बार इंटू y1 माइनस वाई बार प्लस x2 माइनस एक्स बार इंटू y2 माइनस वाई बार। ऐसे करके आपके पास कितना डेटा है? 5 डेटा है। सो आखिर में x5 माइनस एक्स बार इंटू y5 माइनस वाई बार, इसका जितना भी आंसर आएगा, आंसर कितना आएगा अगर आप करके देखोगे तो आपके पास ये आंसर आएगा 21.5। और नीचे क्या था? नीचे का जो ये पोर्शन है, दिस पोर्शन मीन्स हर एक x वैल्यू से x बार वैल्यू आपको माइनस करना है, दैट इज x1 माइनस एक्स बार, फिर उसको स्क्वायर करना है, फिर उसको सम करना है विथ x2 माइनस एक्स बार इसका स्क्वायर। ऐसे करते करते प्लस x5 माइनस एक्स बार होल स्क्वायर। तो ये अगर आप करोगे तो आपका आएगा 0.4। सो फाइनली m का वैल्यू कितना होगा? m का वैल्यू होगा 21.5 बाई 0.4, दैट इज 53.75। तो हमारा ये एक वैल्यू मिल गया, m का वैल्यू मिल गया। अब देखेंगे हम इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट मतलब c का फॉर्मूला क्या था? y बार माइनस m x बार। m का तो वैल्यू आपको मिल ही चुका है यहाँ से, y बार का वैल्यू है 16.72 माइनस m का वैल्यू है 53.75 इंटू x बार का वैल्यू कितना था? 0.3। सो इंटरसेप्ट का वैल्यू आपका आएगा 0.595 और इसको हम अप्रोक्सीमेटली 0.6 लिख सकते हैं। तो अब आपको फर्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था कि व्हाट विल बी द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन कैसा होता है? स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है y इक्वल्स टू mx प्लस c। तो यहाँ पे क्या होगा? y इक्वल्स टू 53.75x प्लस 0.6। ये आ गया आपका आंसर नंबर 1। अब आंसर नंबर 2 में हमें निकालना है आर स्क्वायर। अब ध्यान रखना, आर स्क्वायर को कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन भी बोला जाता है, क्योंकि कभी कभार आपसे आर स्क्वायर ना पूछ के डायरेक्ट कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन पूछ लेंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि इसको ही कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन बोला जाता है। तो फॉर्मूला क्या था? आर स्क्वायर का तो डायरेक्ट कोई फॉर्मूला नहीं था, आर का फॉर्मूला था। आर का फॉर्मूला था समेशन ऑफ एक्स आई वाई आई माइनस एन इंटू एक्स बार वाई बार। नीचे का पोर्शन हम बाद में देखेंगे, इसका मतलब पहले निकालते हैं। एक्स आई वाई आई इस चीज का समेशन, इसका मतलब है x1 y1 प्लस x2 y2 प्लस ऐसे करके आखिर में x5 y5, क्योंकि हमारे पास ओनली 5 डेटा है। तो ये अगर आप करोगे आपके पास आएगा 46.58 माइनस, यहां से क्या माइनस करना है? n x बार y बार माइनस करना है। n x बार y बार विल बी इक्वल्स टू 5 इंटू एक्स बार का वैल्यू कितना था? एवरेज वैल्यू था 0.3, वाई बार का एवरेज वैल्यू था 16.72। सो दिस विल कम 25.08। सो 46.58 से अगर हम 25.08 माइनस करें तो हमारा वैल्यू आएगा 21.5। इसको आप ध्यान में रखना क्योंकि ये ऊपर का वैल्यू है 21.5। नीचे क्या था? नीचे इक्वेशन में था थोड़ा सा टेढ़ा इक्वेशन था, एक्स आई स्क्वायर इसका समेशन माइनस एन इंटू एक्स बार स्क्वायर। ये ब्रैकेट क्लोज हो गया, इसके साथ वाई आई स्क्वायर का समेशन माइनस एन इंटू वाई बार इसका स्क्वायर।
ये भी ब्रैकेट क्लोज। और यहाँ पे स्पेशलिटी था कि ये पूरा रूट ओवर के अंदर था। अब फर्स्ट वाला पार्ट को देखते हैं, एक्स आई स्क्वायर माइनस एन एक्स बार। एक्स आई स्क्वायर इसका समेशन मतलब फर्स्ट डेटा पॉइंट उसका स्क्वायर प्लस सेकेंड डेटा पॉइंट उसका स्क्वायर, ऐसे करके x5 इसका स्क्वायर। तो ये आएगा आपका 0.85। माइनस क्या था? माइनस था एन एक्स बार स्क्वायर। सो एन एक्स बार स्क्वायर मीन्स 5 इंटू एक्स बार का जो स्क्वायर है। सो दिस विल कम 0.45। तो इन दोनों को हमें माइनस करना है और मल्टीप्लाई करना है किसके साथ? मल्टीप्लाई करना है वाई आई स्क्वायर माइनस एन वाई बार स्क्वायर इसके साथ। अब वाई आई स्क्वायर मतलब y1 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर प्लस ऐसे करके y5 स्क्वायर। इसका वैल्यू आएगा 2554.66। वैसे ही एन वाई बार स्क्वायर का वैल्यू कितना आएगा? 5 इंटू 16.72 इसका स्क्वायर, दैट विल कम 1397.792। तो इसको भी माइनस करना है। सो फाइनली नीचे का जो हिस्सा है, नीचे का पोर्शन का आंसर आएगा 21.51। यहाँ पे था 21.50, ऊपर नीचे है 21.51। तो r का वैल्यू आएगा, r विल बी इक्वल्स टू 0.9994। लेकिन आपसे क्या मांगा गया है? यह है कोरिलेशन कोएफिशिएंट, लेकिन आपसे मांगा गया है कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन, दैट विल बी 0.9991. So this is your second answer. So thank you for listening and have a nice day.